प्रशासन के खिलाफ ये कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, सट्टा, जुआ, पुलिस प्रशासन, क्या है ये सब? मुझे लगा कि यहाँ गलत हो रहा है और सरकार के प्रयास के बाद यदि प्रशासन के कान बंद है तो मैं उन्हें रोकने का काम करूंगा और जनता के लिए करूंगा। बागेश्वर महाराज को लेकर भी लगातार टिप्पणी की जाती है, अभी एक बिल्कुल पाखंडवाद खत्म कर देंगे, तो इसको किस तरीके से देखेंगे आप? हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते। तो FIR होनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो सनातन के विरोध में बोलेगा। सर, रतनलाल जी सराफ मेरे ताऊजी थे। मेरे पिताजी 5 भाई थे जिसमें पहलवानी करते थे। हमारा आज भी अखाड़ा है और हमारे अखाड़े में बहुत सारे लोगों ने कुश्तियाँ लड़ी हैं, हम सब ने लड़ी हैं। मैंने भी 17 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ी है। अग्रवाल समाज के वोट मैं नहीं समझता कि इतने वोट होंगे, इसके बाद भी आप विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता है आपने, क्या वजह है इसकी? कैसे जीत जाते हैं आप चुनाव? आपका 2 साल पूरा हो चुका है, 2 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रही? ये दिए जा रहे हैं। और रतनगढ़ माता मंदिर का अगर आप बात करेंगे 10 साल पहले का फोटो उठा के देख लो और आज का फोटो उठा के देख लो, आपको 10 गुना 20 गुना अंतर दिखाई देगा। प्रदीप अग्रवाल जी, एक बड़ा सवाल है, इंदरगढ़ में कोई घुसता है तो वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। बाईपास को लेकर एक बड़ा सवाल बनाया हुआ, बड़ा चिंता का विषय है इंदरगढ़ का बाईपास, इस पर आपकी क्या सोच है? ये जाम की समस्या और इससे कई बार मुझे भी बहुत पीड़ा हुई है, कराया है। मुझे लगता है इस 2026 के वर्ष में हमें बाईपास की स्वीकृति मिल जाएगी और उस पर काम चलेगा और यदि हमें रेलवे लाइन मिलती है तो हम इंडस्ट्री के रूप में भी डेवलप करेंगे। दूसरा हमारा सनकुआ घाट, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाठ्यक्रम में भी सनकुआ के स्थान को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है। साथ ददरुआ सरकार है, रावतपुरा सरकार है, पंडोखर सरकार है, हमारे दतिया का पीताम्बरा पीठ है, हमारा सोनागिरी जी का मंदिर है, उन्नावाला जी का। तो मैं चाह रहा हूँ एक टूरिस्ट कॉरिडोर बने, ये करूंगा। कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, लेकिन जब वो उनका इस प्रकार का बयान आता है कि हम नेताओं की बात नहीं सुनते, हम नेताओं की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत बीच से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय पीताम्बरा माई की नगरी दतिया में मौजूद। हम बात कर रहे हैं सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रदीप अग्रवाल। आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में आज के हमारे खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। नमस्कार राजा भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। बात कर रहे हैं रतन सराफ जी की जी, और जिनका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, फिर भी संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे आपकी परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही है? स्वर्गीय रतनलाल जी सराफ मेरे ताऊजी थे जी। मेरे पिताजी 5 भाई थे जिसमें सबसे बड़े रतनलाल जी सराफ, फिर हुकुमचंद जी, हरीशचंद जी मेरे पिताजी, स्वर्गीय श्री गुलाबचंद जी और सबसे छोटे रामसूप अग्रवाल चाचा जी। 5 हम सब पहलवानी करते थे। हमारा आज भी अखाड़ा है और हमारे अखाड़े में बहुत सारे लोगों ने कुश्तियाँ लड़ी हैं, हम सब ने लड़ी हैं। मैंने भी 17 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ी है। तो और उसके बाद हम सब व्यापार में भी आए, कपड़े का व्यापार किया, उसके बाद सराफे का व्यापार किया और सराफे का व्यापार उस समय से लेकर आज तक लगातार करते आ रहे हैं। कौन सन की बात कर रहे हैं हम? 1960 से लेके अभी तक 65 वर्ष जो हमारे सराफे के व्यापार में है। क्षेत्र के लोगों की कृपा और उनका आशीर्वाद हम पे है कि हम सब लोग अपने बिजनेस में आज भी सम्मान पूर्वक व्यापार को कर रहे हैं और लोगों का भरोसा आज भी हम पर है, जो पहले था वो आज भी है। मेरे पिताजी 1962 में दतिया नगर पालिका के अध्यक्ष बने, 1967 में पुनः अध्यक्ष बने और 1972 में पुनः नगर पालिका के चेयरमैन बने और उसी सन में वो भारतीय जनसंघ से दतिया से विधायक बने। सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम यदि पृष्ठभूमि की बात करते हैं, अग्रवाल समाज के वोट मैं नहीं समझता कि इतने वोट होंगे, इसके बाद भी आप विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता है आपने, क्या वजह है इसकी? कैसे जीत जाते हैं आप चुनाव? मैं तो चूंकि कभी मुझे ऐसा संज्ञान में नहीं है कि मैंने कभी किसी जाति को या अपनी जाति को लेकर राजनीति की हो या समाज के आधार पर क्षेत्र चुनकर चुनाव लड़ा हो।
मेरा अपना मूल जो मेरी पृष्ठभूमि है वो व्यापार है, और व्यापार के साथ साथ काम करते हुए मुझे खुद नहीं पता कि कब मैं अपने पिताजी की पृष्ठभूमि में राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। लोग मुझे ले गए और उसके साथ मुझे टिकट भी मिला 2008 में। मैं 2800 वोटों से चुनाव हारा। लगातार समाज सेवा के रूप में जनता के साथ मेरा सीधा संवाद रहता है, घर घर तक उनके संपर्क रहता है, और 2013 में मैं पहली बार उस क्षेत्र से विधायक बना। सभी समाज के लोगों ने, सभी जातियों ने मुझे वोट भी दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे प्यार भी दिया। आप लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिरादरी के कितने वोट हैं, आप किस बुनियाद पर टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जब सेवड़ा विधानसभा की बात करते हैं, प्रदीप अग्रवाल जी की बात करते हैं, तो ये सारे मिथक वहां पर रिकॉर्ड टूट जाते हैं। किस तरीके से देखेंगे आप इसको? नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में, चूंकि हो सकता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ और मैं इस चीज का विरोध भी करता हूँ। समाज से राजनीति का कोई सीधा संबंध नहीं है। समाज राजनीति में सहयोगी हो सकता है, लेकिन समाज के नाते राजनीति करो। राजनीति तो जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों की बीच में एक कड़ी के रूप में होती है कि एक तरफ हो गया हमारा व्यापार, या एक तरफ हो गया हमारा अंतिम छोर का व्यक्ति, और एक तरफ हो गई सरकार। उन दोनों के बीच में जब हम काम करते हैं सेतु के रूप में, तो राजनीति होती है। उसमें समाज कहाँ से आ गया, उसमें गरीब अमीर कहाँ से आ गया? वो तो विचार के आधार पर राजनीति करनी चाहिए, और विचार के आधार पर मैं राजनीति करता हूँ। लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। आपका 2 साल पूरा हो चुका है। 2 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रही? क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूँ, मेरे पिताजी की पृष्ठभूमि दतिया की थी, मेरी भी पृष्ठभूमि दतिया की थी, लेकिन मेरा व्यापार इंदरगढ़ में है 1990 से। इस नाते मैं इंदरगढ़ क्षेत्र में रहता हूँ और वहां से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो वहां की जो पृष्ठभूमि है वो जब से मध्य प्रदेश बना है 1960 से, तब से वहां विकास के नाम पे शून्य है। कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि रहे, हमारी अपनी सरकार में भी रहे, हमारे अपने पार्टी के भी रहे और अन्य पार्टियों के भी रहे, लेकिन मूलतः सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रही। और कांग्रेस की सरकार में विकास के नाम पर वहां से मंत्री भी रहे, लेकिन विकास के नाम पे वो क्षेत्र जीरो था। सेवड़ा में अस्पताल नहीं था, इंदरगढ़ में स्कूल नहीं था, इंदरगढ़ में कॉलेज नहीं था, इंदरगढ़ में ITI कॉलेज नहीं था, इंदरगढ़ में स्टेडियम, सेवड़ा में स्टेडियम नहीं था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। मुक्तिधाम तक नहीं था सेवड़ा में। लेकिन मैं जब 2013 में पहली बार विधायक बना, तो मैंने उस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, कोशिश की कि यहाँ सब कुछ हो। प्रयास में मैं आंशिक रूप से सफल भी हुआ। मैंने वहां अस्पताल बनवाया, नया मुक्तिधाम बना, इंदरगढ़ में नया डिग्री कॉलेज बना, इंदरगढ़ के और सेवड़ा के बीच में नया स्टेडियम बना। कुछ अन्य भी विकास के कार्य हुए। सनकुआ घाट जो कि हमारे यहाँ का पौराणिक स्थल है, जहाँ षष्ठी का जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपस्थली रही है, वो एक बेकार सा स्थान लगता था। वहां कोई सुविधाएं नहीं थी, वहां घाट बनाने का काम किया, लेकिन वो नाकाफी थे। इत्तेफाक से 2018 में मुझे टिकट नहीं मिला और वहां से कांग्रेस का विधायक चुनाव जीता। वो 5 वर्ष मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के बेकार गए। वहां कोई काम नहीं हुआ इन 5 वर्षों में। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। मैं जब पहली बार विधायक था तो मैंने 70% गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा था। 13 नए स्कूल बनवाए थे, बिल्डिंग सहित अपग्रेड करा के। 2 नए विद्युत सब स्टेशन दिगवा और देवई ये बनवाए थे। एक विद्युत सब स्टेशन दोहर, एक विद्युत सब स्टेशन सेवड़ा, तो ये सब किए थे। फिर मुझे 2023 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं फिर से विधायक बना। उनका प्रतिनिधि बन के मैं भोपाल पहुंचा। मैंने फिर वही प्रक्रिया शुरू की और उसमें मैं फिर, अभी चूंकि 2 साल हुए हैं, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं उसमें गति पकड़ रहा हूँ। सनकुआ घाट पे काम हो रहा है, लगातार सड़कों के विकास के काम हो रहे हैं। इंदरगढ़ में डिवाइडर आप देख रहे होगे, डबल रोड है, गवालिया रोड पे, भांडा रोड पे, बीच में भी रोड पे काम चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो विकास के काम हैं वो लगातार मेरी सरकार के द्वारा मुझ पे भरोसा करके मुझे दिए जा रहे हैं। और रतनगढ़ माता मंदिर का अगर आप बात करेंगे तो 10 साल पहले का फोटो उठा के देख लो और आज का फोटो उठा के देख लो, आपको 10 गुना 20 गुना अंतर दिखाई देगा।
तो ये सरकार की जो नीति और नियति है हमारी भाजपा की, उसके अनुरूप हम सरकार के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास का काम कर रहे हैं और हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। जी, सवाल है कि जब इंदरगढ़ में कोई घुसता है तो वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। बाईपास को लेकर एक बड़ा सवाल बनाया हुआ है, बड़ा चिंता का विषय है इंदरगढ़ का बाईपास। इस पर आपकी क्या सोच है? ये जाम की समस्या, और इससे कई बार मुझे भी बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि जब जनहानि या किसी को की दुर्घटना होती है तो भले ही वो अपने शरीर में कांटा ना चुभे, लेकिन मन को पीड़ा होती है। और उस पीड़ा के साथ मैंने लगातार प्रयास किया और 2013 से 18 में मैंने उसकी फाइल तैयार करवाई थी बाईपास की। लेकिन चूंकि 18 में सरकार भी नहीं रही मध्य प्रदेश में और विधायक भी भाजपा का नहीं रहा, तो वो फाइल कहीं ना कहीं या तो खत्म कर दी गई या वो मिस हो गई। 2023 में मैंने पुनः उस फाइल को तैयार कराया है। मुझे लगता है इस 2026 के वर्ष में हमें बाईपास की स्वीकृति मिल जाएगी और उस पर काम चलेगा। और उसी के साथ साथ जब तक बाईपास की स्वीकृति नहीं मिलती है, मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से या उनके आशीर्वाद से मुझे कुछ फंड दिया गया है विकास के लिए, जो मेरी अनुशंसा पर। तो उसमें कुछ 2-3 मार्ग ऐसे हैं जिनको अगर ये हम WBM मार्ग बनवा देंगे तो ये विकास की समस्या का अस्थायी हल इन मार्च तक हमारा निकल आएगा। और इस बीच में मुझे भरोसा है कि हम बाईपास का मार्ग भी पास करा देंगे और इंदरगढ़ बहुत जल्द पूरा सेवड़ा, इंदरगढ़ सेवड़ा हमारा पूरी विधानसभा बहुत जल्द बेहतरीन डेवलप होगी। और साथ ही साथ मेरा प्रयास ये भी रहे दतिया से सेवड़ा रोड भी डबल हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने आपके विजन में देखा है कि रेल लाइन को लेकर भी आपकी सोच चल रही है कि भिंड दतिया जो रेल लाइन है उस पर आपका क्या फोकस है? मैंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की विधानसभा से अशासकीय संकल्प के रूप में एक रेल प्रस्ताव पास करा के दिल्ली भेजा था कि भिंड से दतिया बाया इंदरगढ़ सेवड़ा होकर रेल लाइन डाली जाए। वो प्रस्ताव चूंकि लंबित है केंद्र में, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो अभी मुझे स्वीकृति तो नहीं मिली है, लेकिन यदि वो मिल जाती है तो निश्चित रूप से हमारा शहर, हमारा ये क्षेत्र इंडस्ट्री के रूप में भी डेवलप हो सकता है। हमारे पास बहुत जगह है, पानी है, बिजली है, बहुत सारे संसाधन है, लेकिन रेलवे आवागमन का प्रॉपर साधन न होने के कारण हम इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। यदि हमें रेलवे लाइन मिलती है तो हम इंडस्ट्रीज के रूप में भी डेवलप करेंगे। आपके रहते अगले 3 साल के कार्यकाल में इसको होगा या आगे बढ़ेगा? प्रयास रहेगा, चूंकि झूठ का सहारा लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि ये सफल हो और स्वीकृति मुझे मिले। हम पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। अगले 3 साल का क्या विजन है आपकी, क्या सोच है सेवड़ा क्षेत्र के लिए? क्योंकि सेवड़ा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और वो भिंड के बॉर्डर का क्षेत्र है। मेरा और मेरे क्षेत्र की जनता का हमेशा प्रयास रहा है कि सेवड़ा पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप हो। उद्योग के क्षेत्र में भी डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ एक बाहर की कंपनी आई है एथेनॉल से, वो मतलब गन्ने से एथेनॉल बनाने के लिए, तो उस पर काम चल रहा है। बहुत शीघ्र उसमें भी हमारे काफी कर्मचारी, काफी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में माता रतनगढ़ का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और ग्वालियर चंबल संभाग में इतनी भीड़ पूरे साल में अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कहीं नहीं आती इतनी माता रतनगढ़ पे साल भर में दर्शन के लिए आती है। प्रतिदिन 10 से 15 हजार लोग वहाँ दर्शन करते हैं। तो एक तो वो स्थान, दूसरा हमारा सनकुआ घाट, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाठ्यक्रम में भी सनकुआ के स्थान को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है। तो वो भी हमारे पर्यटन का केंद्र बने और वहाँ पे डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ ददरुआ सरकार है, रावतपुरा सरकार है, पंडोखर सरकार है, हमारे दतिया का पीताम्बरा पीठ है, हमारा सोनागिरी जी का मंदिर है, उन्नाव वाला जी का मंदिर। तो मैं चाह रहा हूँ एक टूरिस्ट कॉरिडोर बने। तो एक तो पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप हो, उद्योग के क्षेत्र में डेवलप हो, और अभी मेरी सरकार ने 29 और मजरे टोले और जो गांव रह गए थे उनको भी पक्की सड़क मार्ग से जोड़ा है। तो मैं चाह रहा है कि हमारा क्षेत्र पूर्णतः विकसित क्षेत्र बने, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दतिया जिले में सबसे ज्यादा अगर डेवलप कोई क्षेत्र है तो वो हमारे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र है।
तो मतलब ये सब चीजें, मेरा विजन है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिले, काम मिले और एक स्वतंत्रता मिले, जिससे कि वो किसी प्रकार से ना तो प्रताड़ित हो, ना मानसिक रूप से परेशान हो। तो मेरा यह विचार है कि सर्वधर्म सर्वभाव और सभी का साथ, सभी का विकास जो हम लोग बोलते हैं, वो मेरे क्षेत्र में डेवलप हो। जी, सत्ताधारी विधायक हैं कहीं ना कहीं, और आपको अपने ही प्रशासन के खिलाफ ये कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, सट्टा जुआ, पुलिस प्रशासन, क्या है ये सब? क्या किस तरीके से देखें? सत्ताधारी इससे विषय नहीं, विषय है कि हम भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं। एक और तो सरकार का विजन, दूसरी ओर जनता की चिंता, दोनों का समायोजन हमें लेके चलना पड़ता है। सरकार का विजन है कि जनता तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, जनता तक सारी सुख सुविधाएं पहुंचे। तो एक तो हम सरकार की योजना, सरकार के काम को लेके जनता के बीच जाते हैं और जनता की समस्या को लेके सरकार के पास जाते हैं। सरकार के साथ साथ सरकार की जो प्रशासनिक बॉडी बैठी है, जैसे एसपी है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीएम है, टीआई है, अन्य विकास के विभाग के लोग हैं, ये सब सरकार के मशीनरी है। यदि सरकार की मशीनरी कोई गलत काम करती है तो सरकार यदि उसको रोकेगी नहीं तो वो गलत काम लगातार करेंगे। तो सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, यदि क्षेत्र में कोई गलत काम हो रहा है तो उसे रोकें। तत्काल में कोई घटना होती है और उस घटना की जानकारी या घटना का कारण गलत होता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के खिलाफ आवाज जनता के लिए मुझे उठाना पड़ेगा। आपने वही किया, आपने कर्तव्य निभाया। मुझे लगा कि यहाँ गलत हो रहा है और सरकार के प्रयास के बाद यदि प्रशासन के कान बंद हैं तो मैं उन्हें रोकने का काम करूंगा और जनता के लिए करूंगा। मेरी सरकार के सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार की गलत काम किसी भी मध्य प्रदेश में प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं होना चाहिए। तो क्या अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगी सिमोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपके कदम के बाद? निश्चित रूप से, चूंकि मुझे लगता है कि काफी फर्क आया है, उसके बाद भी यदि कहीं गलती मुझे दिखाई देगी तो मैं फिर टोकूंगा। मैं जनता के साथ हमेशा रहता हूं और जनता के हक के लिए मैं कुछ भी कहीं भी जा सकता हूं। सरकार से भी बात करूंगा और प्रशासन से भी बात करूंगा। पहला प्रयास होता है कि बात करके समस्या का समाधान हो, यदि समाधान नहीं होगा तो फिर विषय अलग अलग तय करने पड़ते हैं। जी, अब जिले में अवैध शराब और जिस सट्टा जुआ जो चल रहा है उस पर आपका क्या फोकस है? क्या सख्ती से कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, इस समय जो मेरी प्रशासनिक बॉडी है बहुत सक्रिय है, बहुत सजग है और उसके माध्यम से मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में गलत कामों में या गलत सिस्टम में कमी आई है। जनता भी संतुष्ट है और मुझे भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही होंगी या होती थी अब नहीं हो रही हैं। ना तो किसी प्रकार का अवैध काम हो रहे हैं, ना किसी प्रकार के, अगर आप जुआ सट्टा शराब की बात करें तो इस प्रकार के कामों में मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पिछले 5-7 महीने से कोई शिकायत आई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके बड़े कदम के बाद इस पर रोक लगी है। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, इस समय हमारे दतिया कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, लेकिन जब वो उनका इस प्रकार का बयान आता है कि हम नेताओं की बात नहीं सुनते, हम नेताओं, पता नहीं किस मूड में उन्होंने बोला है। चूंकि वो सरकार के वेतनिक कर्मचारी हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मेरा या कोई भी नेता हो उसका अपना कोई काम नहीं होता है, वो जनता के काम को लेके सरकार के द्वारा रखे गए व्यक्ति के पास लेके जाता है और जब जनता का प्रतिनिधि प्रशासन के पास जाता है तो वो सरकार ही प्रशासन के पास जाती है और जनता के प्रतिनिधि की बात नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से विषय उचित नहीं होगा। किसी विषय पे उन्होंने कहा होगा, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इस प्रकार के शब्द उचित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति और जनप्रतिनिधि जनता की लड़ाई लड़ता है, उसकी अपनी लड़ाई नहीं होती है। वो जनता यदि उससे कोई काम की कहती है तो वो निश्चित रूप से किसके पास जाएगा? अपनी सरकार के पास जाएगा, प्रशासन के पास जाएगा। ये तो आपका पक्ष हो गया है। कहीं ना कहीं कभी कभी राजनीतिक दल के नेता भी गलत तरीके से अधिकारियों पर दबाव बना लेते हैं। वो विषय अलग है, वो विषय आप देखो,
प्रशासनिक बॉडी, राजनीतिक बॉडी स्वतंत्र है। एक और जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, हम सब शासन का अंग है, सरकार का अंग है। तो हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि आम नागरिक को, जो कि आज के युग में राजा है जनता, जी तो जनता से ही लोकतंत्र है, तो उसका सम्मान सर्वोपरि है। जी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे पास कोई भी आएगा तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। काम की अपनी मर्यादा होती है, काम करने लायक हो करो, नहीं करने लायक नहीं करो। दबाव बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों दबाव बनाएंगे? आप कलम, आपके हाथ में कलम है, आप मत करो ना। तो ये दबाव का कोई विषय ही नहीं है। जी मेरी पहली प्राथमिकता जो मेरे पास आया है उसका सम्मान। उसके बाद काम अगर करने लायक है, काम नीतिगत है तो करो, नीति विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है तो मत करो। जी बिल्कुल इसमें दबाव की कोई विषय ही नहीं है। जी। वहाँ में इस समय आपका गर्जना मैंने सुनी है, जिस तरीके से फूल सिंह बरैया जातिवाद और मनुस्मृति की बात या एससी के लिए तमाम अधिकारों की बात कर रहे थे, तो उस पर आपका बड़ा तीखा प्रहार था। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राजनीति ये नहीं कहती है कि समाज को तोड़ो। जी मैं 2 साल का था, मेरे पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन थे। 69 में मेरा जन्म हुआ है, तो उस समय पिताजी चेयरमैन थे। तो नगर पालिका के एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति थे जो मेरे पापा के बहुत निकट थे। वो मेरे घर आते थे, मुझे खिलाने ले जाते थे, मुझे दिन भर खिलाते थे। तो मेरे परिवार ने तो कभी विरोध नहीं किया और उनके बीच में मैं पला बड़ा हूँ। किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है। मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले में सभी समाज के लोग रहते हैं। वाल्मीकि समाज के रहते हैं, वंशकार समाज के रहते हैं, मुस्लिम समाज के रहते हैं, सिंधी समाज के रहते हैं, यादव समाज के रहते हैं, जी खटीक समाज के रहते हैं, कुंजड़े समाज के रहते हैं। सब समाज के लोग मेरे मोहल्ले में रहते हैं, साहू समाज के रहते हैं। मैं तो सबके बीच में पला बड़ा हुआ हूँ, मैंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। और उसके बाद यदि राजनीति ये कहती है कि जब समाज को तोड़ के राजनीति करो, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ हूँ कि जो अपने पद के लिए या अपनी पार्टी के लिए समाज को तोड़ने का काम करें, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और वही बात उन्होंने विधानसभा में उठाई। जी उन्होंने कहा कि आज के दौर में हरिजन समाज के लोग या एससी समाज के लोगों को घर में नहीं बैठने दिया जाता है, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, उनको दूर रखा जाता है, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। हमने कहा आप मेरे घर आइए, मेरे घर आके आप एक दिन गोपनीय रूप से आइए, मेरी बैठक में आके देखिए कि किस समाज के लोग बैठे हैं, किस समाज के लोग किस एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और सब मेरे हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। मैंने, आप मेरे घर आइए, मैं आपके हाथ से पानी पीऊँगा। जी तो ये सब विषय है, मैं इस सब के खिलाफ हूँ। जी एक सवाल करना चाहेंगे विधायक जी, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल में विशेष तौर से देखा जाए तो एक तरफ मनुस्मृति लोग जला देते हैं, दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का छाया चित्र जला रहे हैं लोग। वाकई किस प्रकार की मानसिकता लोगों के मन में इस समय घर कर रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है वही फिर बिंदु आ गया है कि समाज को तोड़ के अपने आप को सत्ता का सिरमौर बनाना या एक हल्की राजनीति के रूप से अपने आप को पॉपुलर करना समाज हित में उचित नहीं है। और जहाँ तक चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, चाहे किसी भी किताब की बात हो, धार्मिक देवी देवता हैं, इनकी बात हो, हमको किसी का अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। हम किसी को माने या ना माने, ये हमारा व्यक्ति स्वविवेक है। लेकिन हम अपने धर्म के को अच्छा कहने के लिए किसी के धर्म को बुरा कहें, मुझे लगता है इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध जीवन में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जी रामभद्राचार्य महाराज को लेकर कहा जाता है कि वो तो अकल का अंधा है, तमाम प्रकार किस प्रकार की बयानबाजी एक जगत गुरु के लिए कोई करता है, सनातन पर हमला करता है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हमारे रामभद्राचार्य जी वैश्विक गुरु हैं, वैश्विक संत हैं, और वो करोड़ों लोगों के दिल में वास करते हैं। वो लोग उन्हें मतलब एक संत मानते हैं, ईश्वर के समान मानते हैं, लोग उनमें आस्था रखते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग अपने आप को उनकी बराबरी करने के लिए या उनसे तुलना करने के लिए उनको नीचे दिखाने का काम करते हैं, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये लगता है कि ये कहीं तक उचित नहीं है और इस प्रकार के लोगों का
तो मैंने पहले भी आपसे शायद एक बार कहा था जी। कि सामाजिक बहिष्कार हो, इस प्रकार के लोग हमारे देवी देवताओं को गाली देना। मैं भी एक दिन सेवड़ा में था तो एक 7 साल की बच्ची कह रही थी राम तो धनुष बाण रखते थे, इसका मतलब वो शिकारी है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। बोले शंकर जी तो भांग पीते हैं तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विचारों का किसी छोटे बच्चे के मन में प्रवेश करना ये समाज को तोड़ने का काम है और हमारी सनातन संस्कृति पे सीधा सीधा प्रहार है। इस प्रकार के लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। बागेश्वर महाराज को लेकर भी लगातार टिप्पणी की जाती है। अभी एक बयान आया है कि बुंदेलखंड से जो है हम बिल्कुल पाखंडवाद खत्म कर देंगे, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और वो बराबरी नहीं कर सकते। बागेश्वर महाराज अपनी एक अलग शख्सियत है, करोड़ों लोग उनके पीछे हैं। यही कहूँगा कि सनातन हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हिंदुस्तान की धरोहर सनातन है। हम सनातन को हम नहीं पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सनातन को नहीं करते, लेकिन उनका अपना धर्म है। हम सनातन का विरोध, हम किसी भी धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? और हमारा देश इस चीज का अधिकार नहीं देता है कि आप किसी दूसरे धर्म का विरोध करो। आप अपने धर्म का काम करो, आप अपने धर्म के साथ रहो, आपको जो धर्म अपनाना है अपनाओ, लेकिन सनातन का विरोध करने वाला राष्ट्रद्रोही होगा और उसको राष्ट्रद्रोही का उस पर FIR होनी चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो सनातन के विरोध में बोलेगा या किसी भी धर्म के विरोध में बोलेगा। गाय माता को लेकर बड़ी समस्या लोग किसानों की रहती है कि गाय माता दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी गाय को मुद्दा बना करके गौ माता की पूजा की बात करते हैं, तो फिर गौ माता की रक्षा क्यों नहीं की जा रही है? आप देख सरकार लगातार गायों के विकास के लिए, गायों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। आप जब देखेंगे, ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार बनी या मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो हमने जो 20 रुपए प्रतिदिन गाय को मिलता था उसे 40 रुपए किया। आज लोगों को 40 रुपए प्रतिदिन एक गाय का मिल रहा है। गौशालाओं तैयार हुई, गौशालाओं में अभी तत्काल में हमने हेडपंप की व्यवस्था की। 1 किलोमीटर के बीच दूरी पे यदि इलेक्ट्रिक लाइन है तो इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की, और यदि इलेक्ट्रिक लाइन 1 किलोमीटर से दूर है तो हमने सोलर के माध्यम से, एक प्रस्ताव पास हुआ है, तो सोलर के माध्यम से वहाँ लाइट लगाने की व्यवस्था की। गायों के संरक्षण के लिए गौशाला में पर्याप्त सुविधा है। प्रत्येक गौशाला तक पक्का मार्ग और गायों के रखरखाव के लिए 40 रुपए प्रति गाय देने की व्यवस्था हमने की है। और बहुत सारे, मेरे अपने क्षेत्र में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी अब बहुत सारे समाज सेवक, गौपालक इस क्षेत्र में इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि वो अब गौशालाओं में गायों को पाल सकें, क्योंकि सरकार के द्वारा पर्याप्त राशि उन्हें दी जा रही है। और हमारी सरकार ने एक बात और भी कही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के स्थान पर भी गायों को पालता है तो गिनती के हिसाब से प्रतिदिन 40 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उसे भी राशि दी जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि वो गौशाला में ही पाले, वो अपने खुद के बेड़ा बनाकर भी यदि गायों को पालता है तो उसे भी सरकार के द्वारा राशि दी जाएगी। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़े होते सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तमाम विकास और मुद्दों पर चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट में हासिल होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के।